हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने एनवायरमेंटल साइंस लेकर। चलिए पढ़ते हैं इसको। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं NIOS कोर्स 505 पार्ट नंबर 2। इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं अब EVS पेडागोजी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन अध्यापन अधिगम हेतु शैक्षणिक व्यवस्था, यानी कि जब आप EVS को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो कैसी शैक्षणिक व्यवस्था हो, ये सब डिस्कस करते हैं। बच्चे के पर्यावरण को उस अधिगम की प्रयोगशाला बनने दो। ठीक है, शिक्षक होने के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के इर्द गिर्द के पर्यावरण यानी कि विद्यालय और समुदाय को सृजनात्मकता से प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करें। समझ में आ गया आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, खोज की ज्ञात से अज्ञात और प्रत्यक्ष से अमूर्त की ओर प्रोत्साहित करो। ठीक है, जब बच्चे के मन में अपने इर्द गिर्द के पर्यावरण से संबंध बन जाते हैं ना, तो वह अधिक अमूर्त और कठिन अवधारणाओं तथा चर्चाओं को समझने के योग्य हो जाता है। समझ में आ गई आपको बात कि ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से अमूर्त की ओर उसको प्रोत्साहित करो। समझ में आ गया। बच्चे के पर्यावरण को प्रयोगशाला बना दो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, आपकी कक्षा में अधिगम की रूपरेखा वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए। किस पर आधारित होनी चाहिए? वास्तविक जीवन पर। कक्षा में वास्तविक जीवन के उदाहरण लेकर आने की शैक्षिक पद्धति पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। गॉट इट। बाल केंद्रित एवं समाकलन पद्धति द्वारा शिक्षण प्रकरण यानी कि कक्षा 3 से 5 तक का जो पाठ्यक्रम है उसमें 6 सामान्य प्रकरणों को लेकर किया गया है, जो कि निम्नलिखित हैं। परिवार एवं मित्र मुख्य प्रकरण के 4 उपकरण हैं। नॉर्मल कितने हैं हमारे? 6 सामान्य प्रकरण हैं, और जो परिवार और मित्र के हैं उसके 4 क्या है? उप प्रकरण है। तो सबसे पहला हमारा ये है परिवार और मित्र। इसके सब थीम्स क्या है? संबंध। दूसरा काम और खेल। तीसरा आता है जानवर। चौथा आता है हमारा पौधे। समझ में आ गया आप लोगों को कि हमारी जो 6 थीम्स हैं, ठीक है, ये 6 थीम्स में सबसे पहली थीम थी हमारी परिवार और मित्र। इसमें ये सब था। ये परिवार है आपका। ठीक है, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होती हैं। दूसरी थीम आती है आपके सामने भोजन। तीसरी आश्रय। चौथा जल। पांचवी यात्रा। छठी चीज़ें जो हम बनाते हैं और हम करते हैं। समझ में आ गया? 6 की 6 थीम्स, परिवार, दूसरी भोजन, तीसरी आश्रय, जल, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं। समझ में आ गया आप सबों को। बात करते हैं अब NCERT ने क्या कहा है EVS के लिए। पाठ्यक्रम एक शिक्षकों की सूची नहीं है, अपितु प्रकरण है, तथा एक प्रकरण के कई कई उपकरण हैं। समझ में आ गया। इन उपकरणों की व्यवस्था अंडरलाइन कर लेना भैया, सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से की जाती है। कैसे तैयारी की जाती है इनकी? सर्पिल और क्रमिक तरीके से की जाती है, जिसका जोर ही क्या होता है? एकीकरण पर होता है। यह उप प्रकरण जुड़ी हुई तथा सह संबंधित समझ के विकास में सहायता करते हैं। समझ में आ गया आपको? जी, हम ये प्रकरण पढ़ते जा रहे हैं, उप प्रकरण पढ़ते जा रहे हैं, जो हमने 6 इनके बारे में पढ़ा है। इनके बारे में क्या क्या कहता है NCERT, क्लियर है। चौथी बात कही है, विषयक पद्धति विभिन्न विषयों एवं शैक्षिक व्यवस्थाओं से दृष्टिकोण इकट्ठा करने में सहायता करती है। ठीक है, जो विषयक पद्धति है वो विभिन्न विषयों में और शैक्षिक व्यवस्थाओं से दृष्टिकोण को इकट्ठा करने में हमें हेल्प करती है। क्रियाओं के केवल सुझाव दिए जाते हैं, स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आसानी से रूपांतरित किया जा सकता है। जो बुक्स के जो क्रियाएं दी गई हैं, सुझाव है आपका, जैसा आपको सही लगती है आप उसको एज अ टीचर उसको करवाइए। ठीक है। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाठ्यक्रम के यह प्रकरण मुख्य अवधारणाओं की सूची बनाकर शुरू नहीं किए जाते, बल्कि मुख्य प्रश्नों से शुरू होते हैं जो हर बच्चे को सोचने, कार्य करने, विनियोग करने तथा अपनी समझ का विकास करने एवं अपने अधिगम एवं विचारों को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं। समझ में आ गए आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स। NCERT ने क्या क्या कहा है? विषयक पद्धति पर जोर दिया है,
क्रियाओं के केवल सुझाव दिए जाते हैं, इस पर जोर दिया है। ठीक है, ये सिर्फ सूची नहीं बनानी है, मुख्य प्रश्नों से शुरू करने हैं। समझ में आ गया? ये जो हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं निर्देशात्मक नहीं है, बल्कि विचार उत्तेजक रूपरेखा हैं। विचारों की उत्पत्ति होनी चाहिए जो मुख्य प्रकरणों एवं उपकरणों तथा उनकी संभव कड़ियों की ओर इशारा करती है। इसे सोच विचार कर मुख्य प्रश्नों के साथ शुरू किया जाता है, ना कि मुख्य धारणाओं के साथ, जो कि बच्चे के सोचने की प्रक्रिया को नई दिशा और सीखने की प्रक्रिया को आधार प्रदान करते हैं। यह इस ओर भी इशारा करती है कि किस प्रकार व्यस्त बच्चों के अधिगम को प्रेरित कर सकते हैं, किस प्रकार हम उन्हें काम में लगाएं, कैसे उनको बलशाली बनाएं, क्रियात्मक तौर पर बलशाली बना सकते हैं हम उनको। ठीक है, इशारा करती है कि किस प्रकार व्यस्क बच्चों को हम प्रेरित कर सकते हैं कि क्रियात्मक तौर पर वे बलशाली बने। ठीक है, हम उनको कैसे लर्निंग बाय डूइंग कराएं, क्योंकि पर्यावरण का यही उद्देश्य है कि हम उनको करके सीखने का मौका दें, लर्निंग बाय डूइंग करवाएं। सिर्फ उन्हें किताब ना रटवाएं, उनको उनके पर्यावरण के साथ अनुभव करवाएं। ठीक है, उनको ये सारी की सारी चीजें अनुभव हों। चलते हैं प्रश्नावली के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच डैश ढूंढने और समझने का प्रशिक्षण देना। ऑप्शन है संबंध, जुड़ाव और साझेदारी। तो क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स? संबंध, यानी कि बच्चों को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध ढूंढने एवं समझने का प्रशिक्षण देना है आप लोगों को। ये NIOS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उसकी प्रगति जांच में दिए गए हैं, एक भी मिस नहीं कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से क्या करना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, बच्चे के डैश और डैश का पोषण करना, जिसमें खास तौर पर उसके प्राकृतिक पर्यावरण तथा लोग शामिल हों। पहले डैश के लिए ऑप्शन है उत्सुकता, रुचि और उदासीनता। दूसरे का ऑप्शन है सृजनात्मकता, बुद्धिमत्ता और मनोवृत्ति। तो आपका पहले का आंसर क्या होगा? उत्सुकता, और दूसरे ब्लैंक का आंसर होगा सृजनात्मकता, यानी कि बच्चे की उत्सुकता और सृजनात्मकता का पोषण करना, जिसमें खास तौर पर उसके प्राकृतिक पर्यावरण और लोग शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, पर्यावरण मुद्दों के प्रति डैश जागृति, सतर्कता और सावधानी। तो क्या होनी चाहिए? पर्यावरण मुद्दों के प्रति हम जागरूक होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्या आंसर है इसका? पर्यावरण मुद्दों के प्रति क्या होनी चाहिए? हम जागरूक होने चाहिए, जागृति होनी चाहिए। क्लियर है? हमारा फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। सेकेंड ब्लॉक पे आते हैं अब। क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम, इसके 4 चरण है फ्रेंड्स। नियोजन, क्रिया को संचालित करना, कार्य का मूल्यांकन करना, प्रक्रिया पर पुनर्विचार करना। समझ में आ गया आपको? ये हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम, यानी कि जब आप बच्चों को क्रिया करवा के पढ़ाएंगे, ठीक है, उसको आप किस तरीके से करेंगे। तो ये इसके बारे में डिस्कशन है कि क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को आप कैसे क्लासरूम में करेंगे। तो इसके 4 स्टेप्स बताए गए हैं NIOS के अंदर। फर्स्ट इज नियोजन, सेकंड क्रिया को संचालित करना, थर्ड मूल्यांकन और फोर्थ है पुनर्विचार करना। क्लियर है? तो सबसे पहले चलते हैं हम नियोजन के ऊपर। ये सबसे ज़रूरी है कि उन अधिगम उद्देश्यों की पहचान कर ली जाए जो कि उस नियोजित क्रिया द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, पहले हम उस चीज़ को पकड़े ना, उसके बाद क्रिया के बाद संक्षिप्त चर्चा की योजना भी आपके द्वारा बनाई जानी चाहिए। क्लियर है? आपको इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि आप किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे, केवल विद्यार्थियों का ही नहीं बल्कि क्रिया के प्रभाव का भी। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चों का ही मूल्यांकन करना है, आपने जो एक्टिविटी करवाई है आपको उसका भी मूल्यांकन करना है। समझ में आ गया? नियोजन के अंदर हमें क्या क्या करना है इसके अंदर, कि हमें अधिगम उद्देश्यों की पहचान करनी है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है क्रिया को संचालित करना। क्रिया को संचालित करने में क्या आता है आपका? सबसे पहले आता है आपको क्रिया को शुरू करवाना है, दूसरा आता है क्रिया करवाएं, उसके बाद आता है क्रिया का समापन करवाएं। क्रिया को शुरू करवाने के अंदर क्या आता है? आपको बच्चों को देखना है उनकी एज के अकॉर्डिंग वो क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए क्रिया करवाएं खुद नहीं करनी है, बच्चों से करवानी है। और तीसरा आता है क्रिया का समापन करवाएं, यानी कि हर बच्चे को देखें कि हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है कि नहीं किया है, इस चीज़ों को देखना।
तीसरा आता है कार्य का मूल्यांकन। एज अ टीचर, एक अध्यापक होने के नाते आपको कार्य का मूल्यांकन भी करना है, ताकि ये पता चल जाए भैया कि जिन शैक्षिक उद्देश्यों को आप क्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहते थे उनकी प्राप्ति हो पाई है या नहीं हो पाई। मूल्यांकन हम तभी तो करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो हमने अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ गई है या नहीं बैठी है। हम भी तो इसीलिए टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं ताकि हमें पता चल जाए, राइट। प्रक्रिया पर पुनर्विचार करना भैया चौथा स्टेप। यह काल अध्यापक के लिए अपनी टिप्पणियां बनाने तथा क्रिया करवाने के अनुभवों से, यानी कि क्या सीखा है के बारे में पुनर्विचार करने के लिए है, ठीक है। ये ज़रूरी है कि आप कुछ समय इस बात पर विचार करें कि क्या अच्छा रहा और क्या नहीं अच्छा रहा और क्यों नहीं अच्छा रहा। इस चीज पर आपको जोर देना होगा। क्लियर है? यानी कि पुनर्विचार करना। अगर आप पुनर्विचार करना सीख जाएंगे तो लाइफ में वैसे ही सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट अब सहयोगी अधिगम उपागम की, ठीक है। सहयोगी अधिगम उपागम क्या होता है? हमारे जो दो ये साहब हैं, बरोड़ी और डेविडसन साहब के अनुसार सहयोगी अधिगम वो शिक्षा उपागम है जो पढ़ाने के अनेकों तरीकों को जन्म देती है, जो सभी बच्चों को एक ही उद्देश्य की ओर समूहों में काम करने की एक जैसी समस्या या कार्य को बांटने की ओर लगाते हैं, इस प्रकार से कि वो ऐसा व्यवहार करें जिससे परस्पर निर्भरता दिखती हो और प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और प्रयास भी नजर आता हो। ये किसने कहा था? बरोड़ी और डेविडसन जी ने, ठीक है। सहयोगी अधिगम की डेफिनेशन। दूसरे आते हैं हमारे सामने जी जैकबज के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है सहयोगी अधिगम के बारे में? सहयोगी अधिगम समूहों में काम करने के मूल्य को बढ़ावा देने वाली अवधारणा और तकनीक है। समझ में आया? सहयोगी अधिगम में समूह में काम करना होता है। इस प्रकार से कक्षा में भी समूह में काम करना एक प्राकृतिक तरीका है, एक नेचुरल तरीका है, ठीक है। बात करते हैं अब इसी के नियम के, यानी कि सहयोगी अधिगम के नियम क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, ठीक है। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है हमारा सकारात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भरता, यानी कि इसमें क्या शामिल होता है? समूह का एक साझा उद्देश्य हो, सभी के संसाधन साझे हों, एक समूह की एक पहचान बनाई जाए, जैसे कि सदस्यों द्वारा चुना गया नाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका जोर है कि सकारात्मक भावनाओं और मनोवृत्तियों पर, जो कि मदद करने, एक दूसरे पर प्रोत्साहित करने के द्वारा ही नजर आएगी। क्लियर है आपको कि सकारात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होने चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। ये बहुत जरूरी है कि प्रत्येक बच्चे को कुछ ना कुछ काम दिया जाए तथा कुछ कार्य समूह के सभी सदस्य इकट्ठे करेंगे। उदाहरण के तौर पर समूह के अलग सदस्यों को विभिन्न पदार्थ इकट्ठे करने को कहा जा सकता है, जैसे कि कंकड़, गिरे हुए पत्ते, रबड़ से बने हुए पदार्थ इत्यादि। लेकिन पूरा समूह इन एकत्र की हुई वस्तुओं को तरकीब से लगाने के लिए जिम्मेदार होगा। समझ में आ गया? समूह ही अपनी एकत्र की हुई वस्तुओं को कोई नाम देगा। ये हो गई इन सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, यानी कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ करने का मौका मिल रहा है। तीसरा पॉइंट समान स्तर पर सहक्रियाएं, यानी कि समूह के सदस्यों के बीच समान स्तर पर सहक्रियाएं समूह के सहज कार्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सुसाध्यक के रूप में आपका ये कार्य होगा कि आप देखें कि शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। एक शिक्षक होने के नाते आपको सुग्राही होने की और हर परिस्थिति को कुशलतापूर्वक संभालने की आवश्यकता है। समूह के सदस्यों में समान स्तर की सहक्रियाओं को करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रत्येक शिक्षार्थी को जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समान स्तर पर सहक्रियाएं करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से रेड बटन क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच।